आप सभी का स्वागत है एजुकेशन ऐप की एक और नई क्लास में। तो आज मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एग्रीकल्चर के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र 4 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा क्वालिटी क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो क्लास को पूरा देखें और जितने क्वेश्चंस आपके सही हों तो आपका जो स्कोर बने वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जैसे मैं यहाँ पर क्वेश्चंस आके रोकूँ तो उसे आप इस वीडियो को पॉज करिए और जो क्वेश्चन है उसे आप सोल्व करके आपका आंसर टिक करें। तो उसके बाद मैं जो आंसर बताऊं उस हिसाब से आप अपना स्वयं का मूल्यांकन करें और जो आपका स्कोर बने वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। पहला क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा में कच्चे कुएं को क्या कहते हैं। तो राजस्थानी जो भाषा है उसमें जो शब्दावली से क्वेश्चन आया है जिसमें कच्चे कुएं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, घेड़, जिन्हें कच्चे कुएं कहते हैं। और जो रियो होते हैं ये होते हैं पक्के कुएं। रियो पक्के कुएं। और जो कोटी होती है वो होते हैं जहाँ पर आप अनाज का संग्रहण करते हैं। और जो झालरो होते हैं जो ये वर्षा का परंपरागत संग्रहण का एक साधन है झालरो। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे की अच्छी वृद्धि हेतु आवश्यक है कि पोषक तत्व मृदा में घुलनशील हो। जी हाँ, बिल्कुल सही। मृदा में घुलनशील होगा तभी तो पौधे को मिलेगा। उचित सांद्रता में हो, तो जी हाँ बिल्कुल ये भी होना चाहिए। मृदा में तत्वों का संतुलन पौधे की वृद्धि के अनुकूल हो, तो ये भी बिल्कुल हो, यानी कि चौथा जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वे उर्वरक जिनमें प्राथमिक पोषक तत्व मतलब एनपीके की जो मात्रा है वो कुल मात्रा 25% से अधिक होती है तो उन्हें क्या कहते हैं। तो अगर प्राथमिक पोषक तत्व की मात्रा अगर 25% से अधिक होती है तो उसे कहते हैं उच्च विश्लेषक उर्वरक। यानी कि जैसे कि आपकी बात करूँ डीएपी की, तो डीएपी में वही 46% फॉस्फोरस, 80% नाइट्रोजन। बात करूँ यूरिया की, तो यूरिया में वही 46% नाइट्रोजन, यानी कि 25% से अधिक। तो ये जो उदाहरण है ये उदाहरण आपके उच्च विश्लेषक उर्वरक के। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, सॉरी बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज की शुद्धता प्रतिशत के लिए परीक्षण करते हैं। भौतिक शुद्धता परीक्षण, मात्रा का परीक्षण, नवोदित बीज का परीक्षण या उपरोक्त सभी। तो शुद्धता प्रतिशत तो पहले आपको पता होना चाहिए क्या होती है। तो शुद्धता प्रतिशत का मतलब होता है कि एक तो शुद्ध बीज और कुल बीज, इन दोनों का जो अनुपात होता है उसे बोलते हैं शुद्धता प्रतिशत। तो इसके लिए जो परीक्षण करते हैं वो परीक्षण करते हैं आपके भौतिक शुद्धता परीक्षण। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजनक बीज द्वारा तैयार बीज कहलाते हैं। तो प्रजनक बीज द्वारा कौन से बीज तैयार होते हैं। तो प्रजनक बीज के द्वारा जो तैयार बीज होते हैं वो होते हैं आपके आधार बीज। इसका मैं आपको एक क्रम बताता हूँ। जैसे कि सबसे पहले तो बीज तैयार होते हैं वो होते हैं मूल केंद्रक बीज। सबसे पहले सबसे पहले जो तैयार होते हैं वो होता है आपके मूल केंद्रक बीज, यानी कि ये नंबर 1। मूल केंद्रक बीज से तैयार होते हैं आपके प्रजनक बीज, यानी कि ये नंबर 2। और प्रजनक बीज से फिर तैयार होते हैं आधार बीज, यानी कि ये नंबर 3। और आधार बीज से तैयार होते हैं आपके प्रमाणित बीज, यानी कि ये नंबर 4। तो ये क्रम भी आपको ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की बुआई के बाद मृदा किस्मों के अनुसार कितनी सिंचाई की आवश्यकता होगी। यानी कि कपास की जो फसल होती है उसके अंतर्गत हमें कितनी सिंचाई करनी पड़ती है। 3 से 7, 4 से 10, 2 से 9 या 6 से 12। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कपास की जल मांग कितनी होती है। तो कपास की जल मांग की बात करो तो 700 से 1300 के समथिंग इसकी जल मांग होती है। और इस जल मांग को पूरा करने के लिए हमें कपास की जो फसल होती है उसके अंतर्गत कम से कम तो 3 से 7 बार सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमस का निर्माण होता है कार्बनिक पदार्थों के जैविक अपघटन से, कार्बनिक पदार्थ के अपचयन से या फिर कार्बनिक पदार्थ के हाइड्रोजनीकरण से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जैविक पदार्थ का जो ह्यूमस का जो निर्माण होता है वो आपका अगर हाइड्रोजनीकरण होगा कार्बनिक पदार्थ का तो उससे ह्यूमस नहीं बनेगा, उससे अम्ल बनेंगे, मृदा अम्लीय हो जाएगी, तो ये नहीं होगा। अगर कार्बनिक पदार्थ का अपचयन होगा तो उससे लवण बन जाएंगे, मृदा लवणीय हो जाएगी, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर कार्बनिक पदार्थ का किसी जीव के द्वारा, किसी बैक्टीरिया के द्वारा अगर उसका जैविक अपघटन हुआ तो फिर हमारे पास निर्माण होगा ह्यूमस का। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना राज्य के कितने जिलों में क्रियान्वित है। तो जो राजस्थान कृषि प्रतिस्पर्धा योजना है वो अपने राजस्थान के, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, जो 17 जिले हैं उसके अंतर्गत क्रियान्वयन है। तो इसके अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो इसके अंतर्गत जैसे कि उत्पादकता को बढ़ाना, कृषकों की आय में वृद्धि करना, जलवायु प्रतिरोध, क्षमतायुक्त कृषि, इस पर अधिक काम किया गया है। तो और ये जो क्रियान्वित है ये आपके 17 जिलों में। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व की शर्तें यहाँ पर पूछिए। और शर्तों की बात की जाए तो ये आर्नोन ने दी थी, आर्नोन ने ये दी थी 1939 को। इन्होंने आवश्यक शर्तें बताई थी पौधे के बारे में कि पौधे में पोषक तत्व के संबंध में क्या क्या शर्तें होनी चाहिए। तो देखो कौन सी शर्तें होनी चाहिए कि जिसका पौधे की चयापचयशील क्रिया से संबंध हो, बिल्कुल सही होनी चाहिए। उस पोषक तत्व की कमी को कोई अन्य पूरा न करे, ये भी सही है, लेकिन इसका एक अपवाद होता है मोलिब्डेनम, जिसकी कमी को वेनेडियम भी पूरा कर सकता है। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखें कि मोलिब्डेनम ये जो शर्त है इसका अपवाद है। नेक्स्ट है वह तत्व पौधे के जीवन चक्र के लिए आवश्यक होना चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। जैसे कि आपको हो गया फास्फोरस और हो गया नाइट्रोजन। फास्फोरस की बात करो तो यह बीज और डीएनए का एक महत्वपूर्ण घटक होता है, इसके बिना पौधा अपना जीवन चक्र पूर्ण नहीं कर सकता है। तो यानी कि ये जो सभी शर्तें हैं ये पौधे के लिए आवश्यक पोषक तत्व की शर्तें हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूं में प्रयुक्त खरपतवार नाशी है, यानी कि गेहूं में हमें कौन सा खरपतवार नाशी प्रयोग करते हैं या करना चाहिए। आइसोप्रोटिनोन, 2,4-D, पेंडामेथालिन, उपयुक्त सभी। तो गेहूं में आपने सभी ने सुना होगा 2,4-D को यूज़ करते हैं, आइसोप्रोटिनोन को यूज़ करते हैं और पेंडामेथालिन तो हम लगभग सभी में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 4 होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंचाई के कुछ समय बाद गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मृदा में रोकी गई जल मात्रा कहलाती है जल भराव, मृदा नमी स्थिरांक, क्षेत्र क्षमता या जल मांग। तो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जो मृदा में रोकी गई जल की जो मात्रा होती है वो आपकी कहलाती है क्षेत्र क्षमता। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये होती है -0.33 से -15 क्षेत्र क्षमता की बात करें तो इसकी एक होती है, यानी कि। और इसके बारे में आपको ये भी ध्यान रखना है कि 12 से 48 आवर्स के बीच में इसका स्थिरांक लिया जाता है। तो आपके पास ये याद रखना है कि जो क्षेत्र क्षमता होती है वो गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मृदा में रोकी गई जल की मात्रा होती है। जल मांग की बात की जाए तो जल मांग में वो होता है कि मृदा से मतलब जब हम फसल को उगाते हैं तो फसल में जो उत्पादन निकलता है वहाँ तक पौधे में कितनी जल की आवश्यकता पड़ी, तो वो जल मांग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा राजस्थान के लिए उपयुक्त एक वर्षीय फसल चक्र है। तो एक वर्षीय फसल चक्र यानी कि जो फसल चक्र एक वर्ष में पूर्ण हो जाए और वो उपयुक्त हो राजस्थान की जलवायु के लिए। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ ध्यान दें तो बाजरा, गेहूँ, बाजरा ये ज्वार है, वार नहीं है, बाजरा, ज्वार, सोयाबीन, चना या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान के लिए जो उपयुक्त फसल चक्र है नंबर 1 है बाजरा और गेहूँ, क्योंकि बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन भी राजस्थान में होता है और गेहूँ के लिए भी राजस्थान में उपयुक्त जलवायु है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। बाजरा और गेहूँ जो है वो राजस्थान के लिए उपयुक्त एक वर्षीय फसल चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धान की फसल में होने वाला खेरा रोग। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस खेरा रोग बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। तो आपको याद होना चाहिए कि धान की फसल का जो खेरा रोग है वो जिंक की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तना झुलसा रोग का उपचार है मैंकोजेब, कुंडेन, पेनिसिलिन या साइटोकिन। तो जो तना झुलसा रोग होता है इसका जो उपचार हम कर सकते हैं वो कर सकते हैं मैंकोजेब से, यानी कि इसकी अगर हम बात करें तो तना झुलसा रोग से बचाव के लिए यानी कि 30 से 35 दिन इसकी डेट होती है। 30 से 35 दिन के बाद में अगर इसकी मात्रा की बात करें तो 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 500 लीटर पानी में इसका छिड़काव करने से तना झुलसा रोग का हम उपचार कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिट्टी में CO2, ये CO2 है, CO2 की सांद्रता पाई जाती है 0.65, 0.25, 0.50 या 0.85। तो आपको एक बात ध्यान रखना है कि मिट्टी में जो वायुमंडल की अपेक्षा CO2 8 से 10 गुना अधिक होती है। तो वायुमंडल की बात करें तो वायुमंडल में जो CO2 की मात्रा होती है वो 0.03 की समथिंग होती है। तो 0.03 के समथिंग होती है, 0.03%। तो अगर मिट्टी की बात की जाए तो इसका 10 गुना कितना होता है, तो इसका 10 गुना होता है अप्रोक्सीमेटली 0.25। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मृदा जिसमें 35% तो बालू, 45% सिल्ट और 20% क्ले हो तो वह मृदा क्या कहलाएगी। देखो अगर मिट्टी के अंतर्गत 35% बालू है, 45% सिल्ट है और 20% क्ले है तो इस प्रकार की जो मृदा कहलाती है वो कहलाती है आपके दोमट यानी कि लोम मृदा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पोषक तत्व जो ग्रुप है वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा पोषक तत्व भाग लेता है।
ऑप्शन सब की अब बात करें जो फास्फोरस सल्फर मोलिब्डेनम, फास्फोरस सल्फर कोबाल्ट, फास्फोरस मोलिब्डेनम कोबाल्ट या इन ये सभी। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की बात की जाए तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में आपका नाम आता है एक तो नाइट्रोजिनेज का, नाइट्रोजिनेज और लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन, इन दोनों चीज़ों का नाम आता है। और अगर इन दोनों में कौन कौन से जो तत्व इनके घटक होते हैं अगर उनकी बात की जाए तो नाइट्रोजिनस का जो घटक होता है वो होता है आपके मोलिब्डेनम, और लेग हीमोग्लोबिन का होता है एक तो आयरन, मैग्नीज और कोबाल्ट। ये जो चार पोषक तत्व होते हैं आयरन, मैग्नीज और कोबाल्ट और मोलिब्डेनम, ये आपके नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं। यानी कि फास्फोरस, और एक फास्फोरस भी है जो कि जड़ों में वृद्धि करता है, यानी कि ये अप्रत्यक्ष रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेता है। तो फास्फोरस, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट और मोलिब्डेनम, ये 5-6 पोषक तत्व होते हैं जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, यानी कि फास्फोरस, मोलिब्डेनम और कोबाल्ट। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सिंगल सुपर फास्फेट में फास्फोरस कितना प्रतिशत पाया जाता है, 12, 11, 16 या 18। तो बात करें एसएसपी, ये भारत और विश्व का सबसे पहला खोजा गया खरपतवारनाशी है, जिसके अंतर्गत अगर हम बात करें पोषक तत्व कितने कितने प्रतिशत पाए जाते हैं तो एसएसपी की अगर हम बात करें तो एसएसपी के अंदर सिंगल सुपर फास्फेट जो कि भारत और विश्व का प्रथम खोजा गया उर्वरक था। तो इसके अंतर्गत अगर हम तत्वों की बात करें तो इसके अंतर्गत अगर हम बात करें जैसे कि सल्फ़र होता है 12%, फास्फोरस होता है 16%, कैल्शियम होता है 20% और मैग्नीशियम होता है 0.3 से 0.5%। तो हमें यहाँ पर पूछा है फास्फोरस, तो फास्फोरस होता है 16% यानी कि 16%, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूंद बूंद सिंचाई लाभदायक है, यानी कि बूंद बूंद सिंचाई किन क्षेत्र के लिए लाभदायक है, सूखा, नमी, उच्च वर्षा क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो जो बूंद बूंद सिंचाई का जो लाभदायक क्षेत्र होगा वो होगा आपका सूखा, क्योंकि नमी क्षेत्र में पहले से ही नमी है तो बूंद बूंद करके पानी देने से कोई फ़ायदा नहीं। उच्च वर्षा क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता होती नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये कटी जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो 1 है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। और इसकी जल उपयोग दक्षता की अगर हम बात करें तो इसकी जल उपयोग दक्षता 50 से 80% तक होती है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर 1 होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गन्ने की बढ़वार के लिए अनुकूल तापमान होना चाहिए। तो गन्ने की बढ़वार, तो गन्ना कब बढ़ता है, यानी कि जब सर्दियाँ लगभग जाने वाली होती है। तो जब सर्दियाँ अगर चल चुकी है तो टेम्परेचर 12 से 15 नहीं होगा, और 45 से 50 ये बहुत अधिक गर्मी में होता है तो ये भी नहीं होगा। अब आपके कन्फ्यूजन होगा इन दोनों में। तो अनुकूल तापमान, तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो गन्ने में शर्करा की मात्रा है वो शर्करा की मात्रा अगर अधिक और मीठी बनानी है तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 32 से 34 जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। यानी कि 32 से 34 डिग्री सेल्सियस में गन्ने की बढ़वार बहुत अच्छी तरह से होगी और शर्करा का निर्माण अच्छी तरह से होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका 3 है वो करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं कि 20 में से आपका कितना स्कोर रहा है, आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।